अस्सलामुअलैकुम, जहाने रमज़ान में खुशामदीद। मैं हूँ ज़ुहैब हसन और मेरे साथ हैं नादिया खान, जो कि कल से हमारे शो का हिस्सा बनी है। लेकिन नादिया, आपको पता है कि कल से जो सवालात आ रहे हैं मेरे पास भी, वो यही पूछ रहे हैं कि नादिया खान इतना जबरदस्त मॉर्निंग शो करती थी, वो जो अपनी तर्ज का था, तो इस फॉर्मेट में नादिया खान क्यों आ गई? क्यों उन्होंने सोचा कि मैं ये वाला मॉर्निंग शो? हाँ, झटका लगता है कि उस स्क्रीन से इस स्क्रीन तक, लेकिन मुझे लग रहा है कि न्यूज़ शोज का जो मॉर्निंग फॉर्मेट है बहुत बेहतर हो गया है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि करंट अफेयर्स, सोशल इश्यूज, हर चीज़ पे बात की जाए, जो कि शायद आई थिंक वो कंटेंट वहाँ इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। यहाँ बात करूंगी, आपको पता है बड़ी पेट्रियोटिक हूँ, जज्बाती हूँ, जो कहती हूँ सच कहती हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कहती। तो अब शो थोड़ा सा बदलने वाला है। बिल्कुल। और एक खास बात नादिया की है कि जो गेस्ट इनके शो पर आता है, हमने जो देखा है, पूरी तैयारी के साथ आप बैठती हैं, यानी उस गेस्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब आपसे उनसे सवालात करेंगे तो ये जरूरी है, खास बात है वैसे आपकी। ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर्स भी आते हैं तो अपने सब्जेक्ट की तैयारी करके आते हैं, क्योंकि मैं बहुत तैयारी करती हूँ। आई बिलीव। और क्या क्या तैयारी की आपने? तैयारी इस शो के लिए मैंने सबसे पहले किया बाल कटाई। क्या जबरदस्त तैयारी है। पहले शो से पहले मैं गई, मैंने कहा मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी फॉर माई सेल्फ। लंबे बाल ये वो दूसरे शो के लिए जरूरी हैं, बाल लंबे हो, एक्सटेंशन चीजें। उसको कैसे मैनेज करें? तो वो मैंने जाते मैंने कहा बाल काट दो, शॉर्ट कर दो, बिकॉज आई वांट के फोकस बिल्कुल एक तो ये फेस पे रहे, थोड़ा सा फॉर्मेट को रिस्पेक्ट करते हुए और समझते हुए कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और मेरे वो ना कोई चीज मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो बाल बहुत डिस्टर्ब करते बाल कटा लिए। पहला काम ये क्या? अखबारात पढ़े? हाँ, अखबारात पढ़े? अखबारात अब तो सब फोन पे है भाई। न्यूज वीडियोस बहुत आसानी हो गई। बिल्कुल ऐसे लेकिन अच्छा है कि आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम लविंग द शो। बिल्कुल। और आप टीम भी जिस तरह मेहनत करिए आप देख ही रही होंगी, और हमने ये देखा है कि आप जिस टीम में जाती हैं फिर वो टीम मजीद उसके अंदर एक एनर्जी पूरी रिसर्च करके 365 न्यूज में आई हूँ कि यहाँ कंटेंट, सारी स्ट्रेटजीज, टीम बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज के शो में हमारे पास बहुत कुछ है। सबसे पहले तो फाइनल की बात होगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान ही खेला जाएगा। और इसके साथ साथ क्या है, बड़ा कोई सीरियस इशू भी है अवाम से रिलेटेड, ग्रोसरी आइटम्स। महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ के, हालांकि गवर्नमेंट ने आसानी की कि जी प्राइसेस कम कर दो, फायदा हमें नहीं हो रहा कि वो लिस्ट कहीं नहीं है, कोई इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। जब दुकानदारों से पूछो तो वो कहते हैं जी नहीं हमें तो नहीं पता, यही है टेक इट और लीव इट वाली सिचुएशन है कि अगर आप मजबूर हैं आपको लेना पड़ेगा। तो ये लोगों तक नहीं पहुंचा। तो मतलब अगर हुकूमत आसानी करती भी है तो इंप्लीमेंट कौन करेगा भाई? हम तक तो महंगाई सामान सब कुछ पहुंचता है, लेकिन हम आपको कुछ टिप्स भी देंगे कि आप इस जो है करप्शन का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। अगर कोई चीज महंगी हो जाए तो नादिया खान के पास एक है, मैं हर चीज का मैं कहती हूँ सोल्यूशन दिया जाए, जो हो सके एटलीस्ट वो तो करे ना। सिर्फ यानी आइडेंटिफाई ना करें, आप उसका सोल्यूशन भी दें तो फिर बात बनती है जी। और उसके साथ साथ फिर फॉरेन अफेयर्स, जो दुनिया भर में जो तब्दीली हुई है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, वो तो बड़ी अजीब सी एक सूरत हाल बनती जा रही है। यूरोपीय यूनियन एक तरफ खड़ी हो गई है, ज़ेलेंस्की के साथ मामला जो चल रहे हैं, कनाडा और मतलब ट्रंप तो कह रहा है कि इट्स लाइक वॉर, कि इतना सीरियस इशू है और उसको जानना बड़ा जरूरी है। हम अपने मुल्क के तो मामलात पे हमारी नजर है ही, लेकिन ये कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक जो बड़ा अहम केस जिसमें जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, होशरुबा यानी चश्मकुशा इंकशाफात हो रहे हैं। मुस्तफा आमिर कत्ल केस आप फॉलो कर ही रहे होंगे जिस तरह फॉलो तो ऐसे मुझे लगता है केस हमें फॉलो कर रहे हैं। सही, ना सो पाते हैं, ना सुकून से रह पाते हैं, हिला दिया। बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट, इससे खौफनाक बात क्या हो सकती है किसी भी पेरेंट के लिए। लेकिन लग रहा है कि जैसे इसने हमें भी बहुत हिट किया, और जो सबसे जरूरी है कि ये जो ड्रग कार्टेल्स हैं और जो नौजवानों में ड्रग्स का बेजा इस्तेमाल बढ़ गया, उस पर कोई चेक नहीं था। दुनिया भर में है लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो, काफी कोशिश इस सिलसिले में हो रही है। और बच्चे इसको जस्टिफाई करते हैं, अरे इट्स लीगल इन कनाडा, दिस इज नॉट कनाडा, दिस इज पाकिस्तान, पाकिस्तान के रूल्स चलेंगे। बिल्कुल ऐसे। और हम लास्ट में औरत मार्च की बात करेंगे, खवातीन के हुकूक की बात करें, लेकिन क्या औरत मार्च से मुताल्लिक जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और फिर उनको इजाजत मिल रही है, ये भी बात होगी। तो सब अब आगाज करते हैं शो का। लेकिन देख लो जज्बाती हूँ मैं। मैं भी ऐसे ही दोनों एक जैसे, मैं भी जज्बाती हो जाता हूं। अच्छा जी, तो अब जरा कुछ मजे की बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होने जा रहा है न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था जब ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू भी नहीं हुई थी, तो यही कहा जा रहा था कि इंडिया और न्यूजीलैंड ही है जो कि फाइनल खेलेंगे। कैसा मतलब सीरीज है कि पहले ही पता चल गया कि कौन होगा फाइनल्स में? बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब से पूछते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो तजिया निगार क्रिकेट एनालिस्ट नुमान नियाज साहब ने ज्वाइन किया। डॉक्टर नुमान नियाज साहब ने बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने हमें एक बार फिर वक्त दिया और हमारे शो का हिस्सा ही हम तो आपको समझते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 365 ने मुझे ले लिया। सही बात है, सही बात। एनीवेज, पिछले प्रोग्राम में आपको याद है मैंने आपको पावर स्कोर बताया था, पार स्कोर
कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया कितना करेगा और इंडिया सेमीफाइनल कैसे जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, हमें अच्छी तरह याद है, इसीलिए तो हमने आज आपको लिया है दोबारा। हमने कहा कि जनाब। हाँ जी, आपकी मोहब्बत है कि आप आ जाते हैं बुलाने पर। जी नादिया, आपका सवाल क्या है पहला? भाई सवाल तो ये है कि अब क्या चांस लग रहा है, कौन सी टीम जीतेगी? इंडिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, कीवीज का चांस है या भारत इंडिया का जीतने में? देखें, जो इंडिया की टीम है ना, अगर वो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतती तो दे शुड मोर्न, क्योंकि दैट इज द बेस्ट टीम इन दिस टूर्नामेंट। वो नंबर 1 टीम है बिकॉज ऑफ जितने उनके प्लेयर्स चोजन है, वो मेरिट पे हैं, स्किल सेट है उनका एक वो प्रोसेस ड्रिवन टीम है, उनके रोल्स हैं, इंडिविजुअलाइज रोल्स हैं, और उनका कप्तान जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कप्तानी कर रहा है व्हेन इट कम्स टू टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिकल, और उसके अलावा जिस तरह वो लेके चलता है, और 4 स्पिनर्स एक टीम में यूज करता है। सो इंडिया दे शुड गेट इनटू इट एज हॉट फेवरेट्स। यस, एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि जी वो एक ही वेन्यू पे होटल से आते हैं और खेलते हैं और चले जाते हैं, और फेमिलराइजेशन उनकी हो गई है, तो वो अब शोर मचाने का फायदा नहीं। जिस वक्त हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स की बात कर रहे थे और एग्री कर रहे थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो न्यूट्रल वेन्यू पे होएगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुबई चूज किया था बिकॉज ऑफ द गेट मनी। सो उसमें उनको बेनिफिट तो है, क्योंकि वो कंडीशंस को जानते हैं जहाँ पे ड्राई कंडीशंस हैं, स्लो एंड लो पिचेस हैं, और उनके स्पिनर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, और मजे की बात है उनके स्पिनर्स जो हैं वो पूरे बैट्समैन भी हैं। नाउ कमिंग ऑन टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक मेरे ख्याल है 52 लाख लोगों का मुल्क है, और आप ये देखें कि उन्होंने कितनी इंटीग्रेशन की है, टूर इंटीग्रेशन, और साइंटिफिकली उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स को, रग्बी तो थी, उन्होंने क्रिकेट को कितना डायनामिक कर लिया अपना, और किस तरह वो रोल डिफाइंड क्रिकेट खेलते हैं। उनकी टीम में शायद रचिन रविंद्रा एक ऐसे आपको नजर आते हैं जो फ्यूचर में कोई कॉस्मिक किस्म के सुपरस्टार बने, या केन विलियमसन एक मॉडेस्ट बट आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। अदरवाइज सारे जो है वो नाम बड़े नहीं है, लेकिन उनके काम बड़े हैं, क्योंकि उनको पता है टीम की उन्होंने क्या करना है। सो आई थिंक अगर कोई टीम इंडिया को डिसमेंटल कर सकती है इस चैंपियंस तो वो न्यूजीलैंड, जिसके 15% चांस है, वो है न्यूजीलैंड। अच्छा ये बताएं, रचिन रविंद्रा की सेंचुरी और केन विलियमसन, बिल्कुल आप देखें पूरे टूर्नामेंट में इतना ज्यादा ऑफ कलर थे वो, कहीं उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन सेंचुरी एक सही वक्त पर उन्होंने लगाई है, तो और फिर 363 रन का टारगेट देना, ये भी कोई मजाक बात नहीं है। 1 साइडेड मैच हो गया, ये सपोर्ट करेगा न्यूजीलैंड को जिस तरह वो मैदान में उतरेगी आज भारत के खिलाफ? देखें, उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि कंडीशंस, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और कोई क्रेडिट मिले या न मिले, जो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर बुलाया था ना पिछले साल, ये कमाल की आउटस्टैंडिंग पिच थी वो क्रिकेट की, जो कदाफी स्टेडियम में बाउंस के साथ हमें मिली। वहां पे प्रॉब्लम साउथ अफ्रीका का ये आया कि उनके हैं बड़े ब्रिलियंट बॉलर्स, चाहे वो मार्को जेनसन थे, लुगी एनगिरी थे, या कगीसो रबादा थे, सिर्फ आन मल्डर ठीक बॉलिंग करते रहे। वो रीजन ये होता है कि वो हाई बाउंस के आदी हैं, और यहाँ पे उनकी लेंथ एडजस्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनको बहुत कूट लगी। कल आपने देखा 164 की जो पार्टनरशिप थी रचिन रविंद्रा की और केन विलियमसन की। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, केन विलियमसन जो है उन्होंने 2019 के बाद अब बैक टू बैक 200 किए हैं व्हाइट बॉल में, और बड़ा प्लेयर वो होता है जो टीम की रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए लेके चले। रचिन रविंद्रा अंडर 19 क्रिकेटर था, उनका प्लेयर पाथवे से आया, और अभी तक उसने 31 वनडे में 500 कर दिए, और 5 के 5 आईसीसी टूर्नामेंट्स में हैं। तो दैट इज व्हाट वी कीप ऑन हार्किंग कि हम लोग का जो फॉल बैक है, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जो पाथवेज हैं, वो बिल्कुल फारिग है। और अब मॉडर्न क्रिकेट जो है वो साइंटिफिकली ड्रिवन होती है, और आपके सामने रचिन रविंद्रा की मिसाल है कि वो बड़े स्टेज पे कैसे आउटस्टैंडिंग खेलता है। सुपर नेचुरल टैलेंट जरूर नजर आता है, क्योंकि वो आगे से खेल जाता है बजाय वो लेट खेले या पीछे खेले। तो वो जो आपने कहा ना 364, वो न्यूजीलैंड को इतना इम्पैक्ट नहीं देगा। उसका रीजन ये है कि दे नो वो खेल के आए हुए हैं इंडिया से, और वो मैच हार के आए हुए हैं दुबई में। सो उनको भी कंडीशन का पता है कि वहां पे ड्राई, लो और स्लो कंडीशंस होंगी। वहां पे प्रॉब्लम जो इनको आएगा वो गेम चली जाएगी। रचिन ठीक है कि अच्छा स्पिनर्स को खेल लेता है, लेकिन इंडिया के वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, बट केन विलियमसन पे गेम जाएगी और डैरल मिचेल पे जाएगी, जो कि एक रेड बॉल का भी बहुत अच्छा प्लेयर है। सो एट द एंड ऑफ द डे मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के लिए टू एडजस्ट ऑन लो कंडीशंस। कल कंडीशंस आइडियल थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और ऑनरे क्लासन आउट ना होता तो ये 362 भी चेज हो जाता। अच्छा डॉक्टर नुमान, ये बताएं कि अब क्या किया जाए? इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी थी, तैयारी थी कि जिसकी वजह से वो इतनी सॉलिड फॉर्म में है?
पता है आपको, इंडिया अंदर की की बातें जी, बताएं। जी अंदर की बातें बिल्कुल बताएं। इंडिया ने 2007 में बांग्लादेश से जब मैच हारे वो वर्ल्ड कप में, और वो पूरे ग्राउंड में बाहर हुए, और हम आइलैंड से हार के बाहर हुए जहाँ पे बॉब वुलमर की डेथ हुई थी। हम लोगों का आवे का आवा बिगड़ा हुआ था, हम मजीद बिगाड़ते चले गए, और हमने कोशिश ही नहीं की कि हम कोई प्रोसेस इंट्रोड्यूस करते, कोई टूल्स इंट्रोड्यूस करते। इंडिया ने डिसाइड किया कि उन्होंने अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है, तो एक बेहतरीन केस स्टडी बनती है। उन्होंने पहले फॉरेन कोचेस बुलाए, और फॉरेन कोचेस बुला के उन्होंने ये नहीं किया कि सिर्फ टीम के साथ लगा दें और फिर उनको सैक कर दें खुद ही बुला के। उन्होंने अपने जो इंडिजिनस स्टॉक था उनका, जो लोकल कोचेस थे, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम शुरू किए। फिर उन्होंने बायोमैकेनिक्स पे काम करना शुरू किया, लेटेस्ट साइंटिफिक इंटरवेंशंस जो हैं अपने कोचेस को उन्होंने उस पर स्किल किया। फिर अगर आपको याद हो, राहुल द्रविड़ जो है उनके आउटस्टैंडिंग आइकॉन थे क्रिकेटर, वो अंडर 19 से स्टार्ट हुए। वही लड़के जब ट्रांसेंड करके इंडिया ए में आए तो कोच राहुल द्रविड़ थे। एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है जिसके तहत जी, और फिर आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग उसने बड़ा कमर्शियल सपोर्ट किया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमने टाइम लगा है इस प्रोसेस में, और उसके बाद फिर जो टीम है वो रेडी हुई है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, आपने सेडनर की परफॉर्मेंस की बात नहीं की, कितना जबरदस्त वो स्पिनर है, और साउथ जी कल का मैच जो है वो रचिन रविंद्रा या केन विलियमसन ने या उसने नहीं जिताया, आपके फिलिप्स ने वो जिताया, मिचेल सैंटनर ने, जबकि उसने 3 विकेटें ली। चले तैंबा बबूमा का इतना इम्पैक्ट नहीं था, बट जो उसने आउट किया ना वैन ड्यूसन को, और उसके बाद क्लासन को वहां पे मैच खत्म हो गया था। सो मिचेल सैंटनर सॉलिटरी परफॉर्मेंस थी उसकी, और कमाल ये है कि व्हाइट बॉल में तो खैर वो हमेशा वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट मैं उसको कहता हूँ, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। अब तो खैर वो टेस्ट क्रिकेट में भी इंडिया को आगे लगा के चलाई है, बट मिचेल सैंटनर ना सिर्फ कप्तानी कर रहा है बल्कि रियल इम्पीटस प्रोवाइड कर रहा है, एंड क्वालिटी स्पिनर है जो कि इंडिया को भी तंग करेगा अगर दूसरे एंड से ब्रेंडन ब्रेसवेल ने उसको थोड़ा साथ दे दिया। सही। अच्छा, मेरी कुछ सीनियर क्रिकेट वालों प्लेयर से बात हुई कि मैंने कहा क्रिकेटर से बात हुई, मैं तो उनसे कहा, कैजुअली पूछा कि भाई मसला क्या है, आप बताएं कि हम ऐसे बुरा परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने 2 बातें की कि भाई टीम कह रही है कि ओवरवर्क्ड है, बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, बीच में ब्रेक्स नहीं आ रही। तो ये टूर्नामेंट्स तो सभी खेल रहे होंगे, मुझे अजीब लगा। दूसरा है कि कैंप्स नहीं लगते। तो आप बताएं कि ये दोनों बातें किस हद तक सही हैं या गलत है? जी, दोनों बातें लेम एक्सक्यूजेस हैं। हम लोगों सभी का खेल रहे हैं, ना वो लोग भी सब खेल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं थक रहे हैं? हम क्यों थक जाए? जिन लोगों का काम नहीं है वो क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं, जो क्रिकेट की आपकी ब्यूरोक्रेसी है, उसमें डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो उनके पास होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा है, सही, और आपके एक लॉयर जो है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। उसके बाद क्रिकेट जो है ना, अब ये मैंने अभी कहा ना, प्रोसेस ड्रिवन हो गई, चेंज हो गई, ये अब साइंस बन गई है। तो आपके बोर्ड में रेजिस्टेंस टू चेंज है। एक सिलेक्टर भी आप भूल गए, सिलेक्टर भी ऐसे जी एक सिलेक्टर्स में फर्स्ट क्लास ही नहीं खेले हुए। फिर यहाँ पे डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस और रियल टाइम डाटा में फर्क ही नहीं पता। उसके बाद बायोमैकेनिकली काम ही नहीं हुआ। जो आपके बॉलर्स थे शहीनशाह अफरीदी, नथिंग रॉन्ग विद देम, या नसीम शाह, ये प्रॉपरली रिहेबिलिटेट नहीं हुए। सिस्टम आपका है नहीं, पर्चियां आपकी चलती हैं, फोन आपका चलता है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, प्रायोरिटाइज आप करते नहीं, और इनसिक्योर होते हैं आप प्रोफेशनल से। अब जो गेम रन होनी, इट्स एन इंडस्ट्री, इट हैज टू बी रन बाय प्रॉपर प्रोफेशनल सुपर स्पेशलिस्ट। आपका मेडिकल पैनल जो है वो डिप्लोमा होल्डर चलाते हैं, और उसके बाद वही होता है जो अब आपको नजर आ रहा है। फिर आपकी टीम सिलेक्शन थी, दैट वाज ऑब्नॉक्शियस। आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, एक ओपनर के साथ जा रहे हैं, और वो वाला ओपनर जिसको आपने खुद डिस्कार्ड किया, जबकि आपके मुल्क में हो रही है सीरीज, जबकि आपके मुल्क में टूर्नामेंट हो रहा है। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है आपकी जी, आपकी मॉरल एंड इमोशनल करप्शन है, और आपके लैक ऑफ सिस्टम्स हैं, और अब आप इररिलेवेंट हो गए हैं मॉडर्न क्रिकेट से। समझ आया जो बिल्कुल, ये जो एकदम स्कूल में बहाने बनाते थे ना, मम्मी ने उठाया नहीं, अलार्म क्लॉक मेरा बैग गुम हो गया, वो नहीं बजा, बैग नहीं मिला, ड्राइवर लेट आया, बस मिस हो गई, ये वो बहाने हैं हमारे। उनकी तो कैपेबिलिटी नहीं है। अब देखें, हमारी टीम इस वक्त फिएट है, और ये जो न्यूजीलैंड है या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या इंडिया, ये फरारी है। बिल्कुल सही कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल, ये तो इंतजाम भी एक जगह मैं सुन रहा था, उनको बैठ के कह रहे थे कि आपकी वनडे टीम ने खराब परफॉर्म किया और आपने तब्दीली कर दिया T20 स्क्वाड में, तो ये आपने क्या किया? कमाल है ना जी, ये कमाल है। और अभी भी आप इंटरेस्टिंग चीज देखें कि आकिब जावेद
में इतनी टेनासिटी है, वो आके कहता है कि इंडिया की टीम ज्यादा एक्सपीरियंस थी और पाकिस्तान की टीम एक्सपीरियंस नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, वो कहता है कमरान गुलाम जो खुद ही खिलाया, कहता है कि वो फील्डर अच्छा नहीं था, टारगेट करके तो हमने उसको नहीं रखा। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह और हारिस रऊफ पे इन्होंने स्टेटमेंट दी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कि वनडे का बेस्ट बॉलिंग अटैक है इन द वर्ल्ड, न्यूजीलैंड की वनडे टीम से इनको ड्रॉप कर दिया। जो आपका अब्दुल्ला शफीक है, उसने 3-0 किए न्यूजीलैंड में, हम लोग चीखते रहे कि उसको ड्रॉप ना करो, उस पर आपने काम किया हुआ है, उस पर क्योंकि इंटरनेशनल टीम ने उसको फाइंड आउट कर लिया है, तो अब आप टेक्निकल ब्रीचेज हैं, उसको आप ठीक करें। इन्होंने यहाँ पे एशियन विकेट पे उसको नहीं खिलाया, जहां पे वो सस्पेक्ट और वल्नरेबल है, बगैर परफॉर्मेंस के उसको दोबारा सेलेक्ट कर लिया। इमामुल हक को ड्रॉप किया कि जी ड्रेसिंग रूम की बातें लीक आउट करता है, और साथ जी अब हमारा माइंडसेट चेंज हो गया है, उसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं, ड्रेसिंग रूम की बातें तो नहीं लीक करनी चाहिए, तो इमाम को ले लें फिर, प्राइवेट होती है। कभी लाइन पे बात तो सही है, कभी अपने शो पे लेंगे, बात तो सही, लीक नहीं होनी चाहिए भाई। उसको हमने फिर रख लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम भी रखना चाह रहे हैं, जो आपने उसकी क्वालिटी बताई है, शो का हिस्सा बनाएंगे वो हमको। कौन सी दुनिया में होता है कि आप T20 में लड़के बाबर आजम पे आप एलेज कर रहे हैं, ठीक है वो 2 साल से अपने लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन वो आज भी एक तरफ खड़ा हो जाए और बाकी आपके सारे क्रिकेटर्स एक तरफ हो जाए, इतना फर्क है व्हेन इट कम्स टू हिज टैलेंट, स्किल एंड एटीट्यूड। वो वाहिद बंदा है जो कम्पीट कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पे। आपने उसको T20 से ड्रॉप कर दिया, उसका 138 का स्ट्राइक रेट है। एक लड़का आपने लिया है अब्दुल समद, ठीक है उसका मैं मान लेता हूँ 145 का स्ट्राइक रेट है, बाकी जो लड़का हसन लिया वो टैलेंटेड बहुत है, हसन नवाज। कौन सी दुनिया में होता है हिलते हुए गेंद के सामने एलियन कंडीशंस में आपने सारे नए बच्चे वहां पे भेज दिए, अब अगर वो वहां पे एक्सपोज हो गए तो आगे फिर आप क्या करेंगे, वापस आएंगे बाबर के पास? बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं यहाँ। जहाने बहुत शुक्रिया, आपने देख रहे हैं ओनली ऑन 3 न्यूज। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सारी खबरें हैं और गपशप हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जहाने रमजान में खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, मैं और नादिया आपके सामने हैं। ब्रेक से पहले हमने क्रिकेट पर बात की और हमारे साथ डॉक्टर नुमान न्याज थे, उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे। फैमिली मेंबर, जैसे वो खुद कह रहे थे, एक फैमिली मेंबर की तरह हो गया। बिल्कुल, बेशक जी। तो अब नादिया हम बड़े एक इंपॉर्टेंट इशू की बात करते हैं, और रमजान जब आते हैं तो मसाइल जो है ना वो बढ़ते जाते हैं, मसाइल कम होने के बजाय मसाइल बढ़ते हैं, और इसमें सबसे अहम जो मसला है वो महंगाई का मसला है। बेशक, तो महंगाई बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे रोजे भी आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अच्छा, इसमें मशरूब वाले फिर भी बेहतर हैं कि जो भी पैसे कम करते हैं साथ स्टिकर लगा देते हैं ना बॉटल पे, तो अब उसके बाद आप ओवर चार्ज नहीं कर सकते। मशरूब मशरक़ जो है, हाँ जी, लेकिन जो सब्जी वाले, फ्रूट वाले, ये क्या कर रहे हैं? मतलब ये असल में समझ नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है, गवर्नेंस कहाँ पर है और कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया कहाँ काम कर रही है। फलों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, फिर उसके बाद अशिया खुरोनोज जो बेसिक आटा, दाल, चावल, घी, ये कीमतें तो हैं ही। आपके और हमारे पास तो सवाल हैं, लेकिन जवाब इनके पास है। अब्दुल रऊफ सदर हैं ग्रोसरी एसोसिएशन। बिल्कुल सही, हम साहब से बात करने जा रहे हैं जी। जी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, आपको रमजान मुबारक हो सबको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। ये बताइए कि फलों की कीमतें एज एक्सपेक्टेड, जिस तरह ये हमेशा से होता है कि रमजान से पहले अगर कोई चीज 50 रुपए की है, कोई फल, तो पहली रमजान के बाद वो बढ़ना शुरू होता है और 250, 300 और फिर 400 तक भी चला जाता है। यही केले के साथ भी हो रहा है। जो 80 रुपए फी दर्जन में बिक रहा था केला, वो अब जा पहुंचा है 150 और 200 पर। तो कहां जाएगी महंगाई? अशिया खुरोनोश की कीमतें क्या हैं, जरा बताइए। ये जो सब्जी का जो बेटर है ना, वो जो आप न्यू सब्जी मंडी जाएंगे तो वहाँ जो आप वो देखेंगे केले के रेट या खरबूजे के वो रेट देखेंगे तो 10% में मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ आके वही जो रिटेल पे बेचने जाते हैं जब ठेलों पे या पटारों पे, तो वो आप समझ लें कि 90% ऊपर बिक रहा है। यानी आप समझ लें धनिया, पुदीना, टमाटर, प्याज सब महंगा है। अच्छा, इसके लिए मैकेनिज्म बनाया है साहब ने और इसके ऊपर फिर इकदाम उठ रहे हैं और मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि इस दफा इस साल बहुत ज्यादा चालान हो रहे हैं और हर जगह क्रैक डाउन हो रहे हैं। किस शहर में आपको लग रहा है कि ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है प्राइसेस को? ठीक है, आप कराची लेंगे और शहर भी लेंगे तो वहाँ महंगाई का रोना है, लेकिन हमारा जो सब्जी तो वक्तन चलती है। अभी 50 रुपए किलो हो गई है, देखें आप, लेकिन आप लेने जाएंगी तो कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल।
और वो देखो, मानने को धनिया तैयार पुदीना- नहीं कि इतनी धनिया जिद्दी पुदीना है, आप नहीं मानते। अंदाजा लगा लें, धनिया पुदीना जी 3 रुपए की गड्डी है, और वहां से जो आ रही है वो सिर्फ 8 आने की गड्डी है, यानी 1 रुपया भी नहीं है। मतलब अब 100% से भी अंदाजा ज्यादा लगा ये लें तो कि ये तो हमारे लिए प्राइस हाइक। लम्हा फिक्री है। और दूसरी मैं आपको बेसिक बात करूं कि हम चलो सब्जी से तो चलो गुजारा कर रहे हाँ, यही आटा, दाल, चावल, इनका बताइए कि आपने बेसिक बताता हूँ कि चीनी एक बेसिक आइटम है जो रमजान और में बाबरकत महीना होता है। आम नॉर्मल डेज में 5.5 लाख टन पाकिस्तान की खपत है, 5.5 लाख टन, और पाकिस्तान में ये खपत 10 लाख टन हो जाती है, डबल हो जाती है। और आप ये बताएं कि मैं जनरल आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि पिछले दौर में स्पीक उठाई थी, FIO ने छापे मारे थे, ये इसमें सट्टा माफिया और शुगर कार्टेल का किरदार है। इसकी कॉस्टिंग ही 127 रुपए की बनती है। जब ये जो आसमा और वजीर सनत और पैदावार, उन्होंने ऐलान किया कि 130 रुपए में हम चीनी बेचेंगे, आप कहीं नजर आता है आपको कि 1 किलो लेके लाइन में लगाए लोगों को? बिल्कुल हद तक वहाँ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराते? सही। तो ये प्रॉफिट जा कहाँ रहा है रऊफ भाई, ये प्रॉफिट जा कहाँ रहा है? मिडलमैन के पास जा रहा है या ये रिटेलर्स के? मिडलमैन शुगर मिल हो गए, ये सट्टा माफिया हो गई जो इसको बढ़ाती है मसनूई। अभी भी आप गोदामों पे छापे मारेंगे तो वाफिर मिकदार में चीनी मिलेगी, और ये रेट जो पिछले दौर में 178 पे पहुंची थी वो 115 हो गए थे, जिस पे क्रैकडाउन हुआ था। जब क्रैकडाउन नहीं होगा, इम्प्लीमेंट के इदारे कोई वजीर खजाना हो, वजीर दाखिला हो, मैं दरखास्त करता हूँ हाथ जोड़ के, वजीर आजम फिलफोर नोटिस लें इसका, नहीं तो ये 200 रुपए हो जाएगी। नहीं तो लेकिन करें क्या, करना क्या चाहिए एग्जैक्टली? देखिए ना, रेडी वाले का तो लाइसेंस भी नहीं कैंसिल हो सकता, वो अपनी रेडी हटाएगा फिर वापस ले आएगा, उसको तो डर ही कोई नहीं है, तो किस तरह डराएं इनको? जब आप स्ट्रिक्ट अमल दरामद पे जाएंगे ना, तो आप कहीं भी मामला देखेंगे कि आर्मी हो या हमारे ब्यूरोक्रेट हो या हमारे, ये तो सब आवाम एक ही है ना, सब सियासतदान हो। मैं ये बोलता हूँ अगर सियासतदान है कराची हो या पूरे मुल्क के सियासतदान, भाई ऑनेस्टली आप जरा बताइएगा, ऑनेस्टली बताइएगा कि ये जो अभी कमिश्नर कराची हमारे साथ शो पर थे कुछ दिन पहले, और उन्होंने कहा था कि हमने एक बड़ा जबरदस्त पॉलिसी बनाई भी है, उस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे हम, और जाकर छापे भी लगेंगे, इवन जो होर्डिंग्स हो रही है उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होंगी, इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई, प्राइस कंट्रोल होगा। तो अभी तक आपको नजर आ रहा है कराची में कोशिशें की जा रही है इस सिलसिले में? देखिए इतनी भरपूर कोशिश हो रही है वजीर आला से चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर साहब, मैंने कभी नहीं देखा इतने सालों में कि इतने छापे और सील भी किए गए हैं, सील भी दुकानें हुई हैं, और इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में रेट कम कर दिए गए फौरन, क्योंकि वो अपनी इज्जत भी बचाएंगे ना, और अपनी जाहिर सी बात है प्रॉफिट को कम किया गया है। अभी जैसे रिसेंटली आप दुकानों पे देखेंगे, बाद दुकानों पे 30% प्लस बिक रहा है होलसेल से, बाद में करेक्शन आ चुकी है, जहाँ जहाँ छापे पड़े हैं वहाँ 10% पे आ गए हैं प्रॉफिट में, लेकिन अभी भी मौजूद है 30% ऐसे 30% ऊपर। दालें, चावल और आटा आप देख लें, आटे का मैं आपको फाइन आटे की रेट बताता हूँ, तो चक्की आटे के उन्होंने 100 रुपए मुकर्रर किए हैं, इसके ऊपर आज क्रैकडाउन हो रहा है। अच्छा। देखें ये कमिश्नर साहब का चेहरा जाता है, इनके सर पे नाम लगे हुए हैं, और अभी देखें कि ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराने जा रहे हैं, छापे लग रहे हैं, और ये अभी भी 120 रुपए ठेला आपको 120 रुपए किलो मिलेगा, 20 रुपए ऊपर बिक रहे हैं। ये लम्हा है हमारी आवाम खुद शऊर लाए, बेशक चेक करे। हमारा भी रोल है इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट, रोने के अलावा हमें भी कुछ करना है भाई, इसलिए रोते तो नहीं रहेंगे, हम बहुत बड़ी पावर सब इदारों पे छोड़ेंगे जी तो नहीं हो सकता। अच्छा रऊफ भाई मुझे एक बात बताइए, ये जो बुनियादी चीजों की कीमतें जरा बता दें, लोगों को पता चल जाए कि कितने रुपए में मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट का रेट क्या है, जैसे दालें, बेसिक आटा, चीनी, चावल, टमाटर सस्ते भी हो गए, अगर आपके पास रेट है अभी आज के तो बता सकते हैं रऊफ भाई? जी जी देखिए आप देखिए मूंग की दाल, ठीक, जो मोट और मूंग मिक्स होती है वो 240 रुपए 220 रुपए होलसेल में, और रिटेल में ये जाके मोट और दाल मिक्स वाली ये 400 में बिक रही है, ये भी लम्हा बिक रही है। यानी 240 में बिकनी चाहिए, 240 मोट और मिक्स,
सही है। लेकिन कोई देख नहीं सकता 400 पे इसको, ये मिक्सअप पे चलती है और वो 400 रुपए 380 रुपए किलो है। ठीक है। और ओरिजिनल दाल हमारे यहाँ 360 है, तो वो 380 वो नॉर्मल है। लेकिन जगहों पे, हमारी जगहों पे ऐसा हो गया है कि वो चेकिंग का सिस्टम ही नहीं है कि अगर मोट की दाल को और मूंग की दाल को अगर पानी में डालेंगे तो कलर छोड़ देगा। मोट का दाल सफेद होता है कलर, और पकाने में वो बनती नहीं है। दूसरी बात कहूँ कि माश की दाल हमारे यहाँ 350 रुपए रेट हो चुके हैं होलसेल में, आज भी 430 450 बिक रही है। मसूर दाल आप देख लें 240 रुपए है, वो 300 रुपए की बिक रही है अभी भी। क्या मतलब? और कहीं 350 रुपए बिक रही है। बिल्कुल सही, शुक्रिया रऊफ भाई, थैंक यू वेरी मच। अब ये कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि प्लीज ऐसी चीज जो आपको लगे कि फजूली हो रही है उसका इस्तेमाल कम करके खत्म कर दें। उनके ऑल्टरनेट्स होते हैं, जैसे केले के बगैर केले की चाट जैसे बन बात सकती हुई। है, ठीक है, छोड़ दें केले को, कुछ नहीं होता। चीनी का इस्तेमाल कम कर दें। उसमें होता यह कि जब इनकी चीजें बिकती नहीं है तो खराब होने का डर होता है। अब क्या करें, तो ये हमारी पावर है। पेरिशेबल आइटम्स तो खास तौर पे बिल्कुल बहुत जरूरी है, हमारा रोल भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं जहां रमजान 365 न्यूज पे सिर्फ सदर ग्रोसरी एसोसिएशन रऊफ अब्दुल रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जहां रमजान, और अब सबका फेवरेट सेगमेंट शो का, और वो है ओवरसीज जर्नी ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस पे हम अपने बात करते वतन हैं। से दूर सेटल होना, रहना, जितनी भी अच्छी जिंदगी हो, अपना मुल्क याद आता है। पाकिस्तान इज पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे, इसीलिए कहते हैं ना कि उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते रहते हैं हमेशा, और चाहे ज्यादा वो दूर फील भी करते हैं फील कुछ, यहाँ करते जब डिस्टेबलाइज हो सिचुएशन Exactly. कुछ भी, वो बहुत बहुत upset concerned होते हैं। जी। तो हमारे साथ डॉक्टर फातिमा शाहिद ने ज्वाइन किया है, यूएई से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, डॉक्टर हैं। फातिमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने शो पे हमें वक्त दिया। बताइए अपने प्रोफेशन के बारे में, और कब गई आप, कब सेटल हुई शारजा में, और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, पूरे पाकिस्तान को मेरा सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। रिगार्डिंग योर क्वेश्चन, अभी ओवरसीज रहना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो गया है, और मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हम 2 साल पहले यहाँ यूएई मूव हुए थे, और अब से वी हैव बीन हियर सिंस 2 years, और हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप अगर फर्दर क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, लेकिन ये है कि ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र भी करते हैं इस समय कि वो अपने बैक होम कंट्री को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ अवेलेबल नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती भी हैं, लेकिन उसमें वो बात और वो मज़ा और वो जायका नहीं होता, जैसे कि पाकिस्तानी क्यूजीन हो गया। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे जो लैक करती हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या फेस्टिविटीज होती हैं ड्यूरिंग रमदान, शारजाह की रौनकें क्या करते हैं आप लोग? फ्रेंड्स भी होंगे आपके वहाँ बहुत, फैमिलीज? बिल्कुल, यहाँ पे इफ्तार इज लाइक कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा क्यूजीन, बहुत ज़्यादा आपकी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी मिलती है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जैसे ना सिर्फ मेल्स के लिए बल्कि फीमेल्स के लिए भी जो मॉस्क हैं वो ओपन रहती हैं। बिल्कुल। तो हम जो रमजान होती है तो वो भी फीमेल्स जाके अटेंड कर सकती हैं, तो वो एक बहुत अच्छा, एक ओवरवेलमिंग जो है वो बहुत अच्छा फीलिंग आती है रमजान की, आपको रिलीजियस स्पिरिचुअल आपकी बहुत अच्छा आप फील करते हैं। जी अच्छा, ये भी बताइए कि बच्चों की सेहत से मुतालिक पाकिस्तान में तो हम देखते हैं कि ज़ाहिर है गुर्बत है, बेरोजगारी है, महंगाई भी यहाँ पर है, सेहत की सहूलियात नहीं है। वहाँ आप कैसा माहौल देखती हैं कि बच्चों की सेहत पर कितना फोकस नजर आता है गवर्नमेंट की सतह पर भी, और प्राइवेट सेक्टर भी किस तरह इसमें काम कर रहा है? यहाँ पे तो गवर्नमेंट लेवल और प्राइवेट दोनों लेवल पे यहाँ पे बच्चों की सेहत उतनी ज्यादा नहीं होती है जितने हमारे पाकिस्तान में मेल न्यूट्रिशन है, बहुत ज्यादा बेसिक रिसोर्सेज नहीं है। बट यहाँ पे हर बच्चे की डाइट उतना ही फोकस किया जाता है, बच्चे ऑर्गेनिक चीजें यूज कर रहे हैं और उनकी डाइट भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। यहाँ पे दूसरे सेकेंडरी जो है वो इश्यूज ज्यादा होते हैं, जैसे कि अब्यूज हो गया या मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए, जो ऑटिज्म होता है, ADHD होता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर होते हैं, वर्किंग पेरेंट्स होते हैं। ये वाले इश्यूज से यहाँ पे ज्यादा देखे जाते हैं। सही बात है। तो डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि ईद के क्या प्लान्स हैं? आप यहाँ आएंगी रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ ईद मनाएंगी या वहीं होगी? क्योंकि टिकट भी बहुत महंगे हो जाए। बिल्कुल शदीद जो बात एनी टाइम सूनर। अभी तो हम क्लियर कर गए हैं, तो पहले ऐसा नहीं होता
बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट कर सको, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अभी मेरे पेरेंट्स होकर गए हैं, अब इंशाल्लाह हम भी कभी जाएंगे, बट नॉट दिस। इफ्तारी में क्या बना रही हैं? हाँ, ये इसका मतलब है रोजा लग रहा है ज़ुहैब को। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ्तारी में क्या बना रही है? खाने की बात ना करें ज़ुहैब। हमारे बेसिक जी जी, ये क्या बात हुई कि आप हमने कुछ खाने का पूछा तो आपने आवाज ही अपनी अभी तो रोजा है ना, बिल्कुल सही बात है यार, रोजे में तो अभी करने लगते हो, सोचने लगते हो, तो यहाँ पे जी, वहाँ की भी कुछ डिशेस बताएं जो कि यहाँ नहीं होती, लेकिन वहाँ जैसे सूप बड़ा पसंद करते हैं, बीन्स का सूप होता है इफ्तारी में वहाँ, और वो एक हरीसा टाइप हलीम बड़ी जबरदस्त, वेरी फिलिंग, और ऐसी कौन सी डिशेस होती हैं जो वहाँ आपको स्पेशल मिलती हैं? जी, हरीसा, जी जी जी, हरीसा यहाँ है। यहाँ का हरीस खाने के लिए मुझे बहुत हैवी वैसे लगता है, वेरी रिच, वेरी फिलिंग, तो आप इतना सा खा लो ना काफी, लेकिन बहुत मजे का होता है। वेरी रिच, या वेरी हेल्थी, इट्स वेरी रिच, डाइट लोग भी आराम से ले सकते हैं, और बहुत अच्छा है हरीस यहाँ पे। तो इतना कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग हैं, तो हम वही अपने पुराने ट्रेडिशनल पकौड़े, समोसे, ये सारी चीजें ही लाइक। वैसे डिस्टेंस इतना नहीं है, लेकिन आवाज आपकी लग रहा है बहुत दूर से आ रही है। अच्छा, यहाँ यूएई में जो मस्जिदें हैं वहाँ बहुत अच्छी इफ्तारी सहरी इतनी जबरदस्त एहतमाम के साथ, हाँ, और इतनी ज्यादा कि बहुत अच्छा, मुझे ये ट्रेंड बड़ा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ भी वैसे माशाल्लाह बहुत इफ्तारियाँ कराई जाती हैं। अब जहाँ आप रोड पे हो, कितने लोग खड़े होते हैं जो पानी दे रहे हैं, जूस दे रहे हैं, और जमीन पे लोग उस पे बैठे हुए हैं, चटाइयों पे इफ्तारियाँ हो रही हैं। बहुत से लोग इफ्तारियाँ यहाँ कराते हैं माशाल्लाह जी। तो वहाँ भी यही माहौल आप देखती हैं? वहाँ पे तो मस्जिद चले जाते हैं, करीब करीब मस्जिद है, सारी चीजें। जी, थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही है इनकी, सॉरी डॉक्टर फातिमा, क्लियर आवाज हमें नहीं आ रही। जी, फातिमा शाहिद ने शारजा से मैं ज्वाइन किया, और वो वही बातें कर रही थी। जाहिर है, जैसे हमने कहा ना कि पाकिस्तान को याद करते हैं, मिस करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज, तो चीज़ें वो बनाते हैं जो पाकिस्तान में खाया करते थे, ताकि याद पाकिस्तान की रहे, वो कनेक्शन जो है वो बरकरार रहे। अच्छा, वहाँ का जो मैं बताऊँ, रमजान में हम क्या चीज़ मिस करते हैं, मैं बहुत अरसा वहाँ रही हूँ, फ्रूट। अच्छा, कि वहाँ बहुत सा फ्रूट है, लेकिन टेस्ट ऐसा नहीं। केले का जो टेस्ट है, सेब का जो टेस्ट है, वाटरमेलन, आम तो उफ खास तौर पे तो बड़ा मिस करते हैं उसको हम। और सब्जियां, अब तोरियां जितनी मैं मिस करती थी, और मुझे होता था कि जो पाकिस्तान से आ रहा है मुझे तोरियां ला दे, कोई टींडे ला दे। अब कोई सोचेगा यार ये मंगवा भी रही है तो क्या मंगवाएंगे। हालांकि वहाँ की जो टींडे टाइप चीज होगी वो चमक रहे होंगे, लेकिन वो टेस्ट नहीं होगा जो हमारे मुल्क की मिट्टी की जो सब्जी है। ये तो बात है ना, ज़ाहिर मिठास उसका टेस्ट कुछ और है, प्लीज महंगा मत करें। फलों की मिठास अपनी है, सब्जियों का अलग टेस्ट है। ये मुल्क तो मालामाल है ना, आप देखें कि बेशबहा नेमतें इस मुल्क के अंदर हैं। अगर थोड़ी सी तवज्जो दे दी जाए, और वो जो हम कहते हैं करप्शन और ये सारे मामलात, अगर गवर्नेंस बेहतर हो जाए, तो ये मुल्क तो हर नेमत से। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है जिसमें बड़ी महंगाई होती है और अजीब सी गड़बड़ चल रही है। मेरा रिसेंटली मुझे पता चला, मटन, गोश्त, जब आप गोश्त लेते हैं तो इतना वेस्टेज वो निकाल देते हैं अक्सर लोग, और आपसे ज्यादा प्राइस लेते हैं, और एक्चुअली वो ना वजन होता है ना कुछ। मैं बड़ी हैरान हुई, अब मैं बड़ी पर्टिकुलर हो गई हूँ कि नहीं, मुझे अब समझ आ गई है कि सिर्फ 100 ग्राम के करीब वेस्टेज निकलनी चाहिए। कुछ लोग 1.5 किलो, और खासतौर पर जो बाजियां होती है ना, बाजियों को इतना पता नहीं होता है, तो बाजी, अरे आपको क्या पता कि 1 किलो पे तो आधा किलो वेस्टेज होती है, तो ऐसा नहीं। अब जब भी आप नादिया खान गोश्त ले जाते, बाजी आ गई भाई, मैंने अब शुरू कर दिया, नहीं खत्म हो गया बाजी। अरे बिल्कुल, मैं कहा ऐसी इतनी वेस्टेज हो कैसे सकती, 4 किलो पे 1.5 किलो माइनस कर दिया, बाजी वेस्टेज है। मैं कहा कल से मैं अब खुद जाऊंगी, अब खुद चेक करूंगी असल मामला क्या है। ये होना चाहिए। तो एक ब्रेक अपने लेना है जहान रमजान में, ऐसे बहुत से मशवरे आपको मिलते रहेंगे। हाँ। कहीं जाइएगा। मतलब बकरे में कितना फैट था। वेलकम बैक टू जहान रमजान, ओनली ऑन 365 न्यूज। जी नादिया, अब हम जरा एक अहम एक टॉपिक है हमारे पास, और इंटरनेशनल रिलेशंस की हम कुछ बात करेंगे, फॉरेन अफेयर्स की हम बात करेंगे, क्योंकि दुनिया भर में जो तब्दीलियां होती हैं, खासतौर पे यूएस में जो अभी तब्दीली हुई है रिसेंटली, उसकी वजह से पाकिस्तान और इस खित्ते के तनाजुर में बहुत ज़्यादा इस पर नज़र भी रखी हुई है, और लोग देख रहे हैं कि अब मामला किस तरह चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात, रशिया के मामलात, तो ये सारी सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है, और पाकिस्तान क्या कर सकता है इसमें, पाकिस्तान की क्या फॉरेन पॉलिसी हो सकती है आइडियली, उसकी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा ने, साबिक सफारतकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स की माहिर हैं,
बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी है और ये एडिटर इन चीफ थी एक न्यूज़पेपर की, उसमें जो उस वक्त जर्नलिस्ट थे वो आज लीडिंग न्यूज एंकर्स हैं। बिल्कुल ऐसे। बहुत कमाल पर्सनालिटी, बड़ा वसी तजर्बा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल आपसे यही, जो बड़ी एक पेशरफ्त हुई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, तो एलाय हम रहे हैं ओवर द इयर्स यूएस के, और एक ताल्लुकात जरा कुछ ऐसे हो गए थे कि जिसमें राब्ता खत्म हो गया था यूएस के साथ, लेकिन अब जो ये पेशरफ्त हुई है, दाइश के कमांडर को हमने यूएस के हवाले किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसका शुक्रिया भी अदा किया है, तो अब ये जो मोड़ आ गया इन ताल्लुकात में, कैसे, क्या आपका तज्जिया है इसको लेकर? देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में जाहिर है सदर ट्रंप ने अपनी बहुत ही एक अहम स्पीच में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, इसका मुस्बत असर तो पड़ेगा हमारे बाहमी ताल्लुकात पे। लेकिन देखना ये है कि ये जो ताल्लुकात हैं हमारे, जो कि पिछले 3-4 साल से एक चौराहे पे खड़े हैं और वही हैं, बल्कि क्या वो रीसेट हो सकेंगे, नए सिरे से उसको तश्कील दे पाएंगे दोनों ममालिक? इसलिए कि जब से अमेरिका ने विड्रॉ किया है अफगानिस्तान से 2021 में, उसके बाद से हमारे जो बाहमी ताल्लुकात हैं, बायलैटरल रिलेशंस हैं, वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि लो पॉइंट पे चले गए, और उनको रीसेट करना, उनको रीडिफाइन करना तो जरूरत है, लेकिन एक इंसिडेंट से मेरा ख्याल है हमें ओवर रीड भी नहीं करना चाहिए, मुबालगा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक अहम डेवलपमेंट है और ट्रंप का इस तरह से शुक्रिया अदा करना भी मैं समझती हूँ अहम चीज है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा भी अगर हम सोचेंगे कि ये कोई गेम चेंजर है, तो गेम चेंजर तो इस तरह से नहीं होता, एक इंसिडेंट से नहीं होता। देखिए, रीसेट करना जो ताल्लुकात होते हैं तो वो एक प्रोसेस होता है, एक इवेंट नहीं होता। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो हमने, ठीक है, ये तो एक पेशरफ्त हो गई, अब आप क्या समझती हैं कि वॉर ऑन टेरर में, या वो जो अफगानिस्तान में एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, उसमें एलाइज, आप ये दोबारा वही 10, 15, 20 साल पहले के हालात देख रही हैं? पाकिस्तान एक किसी जंग में मुमकिना तौर पर अमेरिका की जंग में जा सकता है या नहीं, कबल वक्त होगा ये कहना? मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को कोई जंग में दिलचस्पी है हमारे खित्ते में, ना ही उनको कोई इरादा है कि अफगानिस्तान में वो वापस जाएं। वो तो अफगानिस्तान से निकले हैं, और ये ट्रंप की पॉलिसी थी कि वहां से विड्रॉ करना, तो इस तरह की तो कोई चीज है ही नहीं। ये जरूर है कि हमें हमारे मुल्क में दहशतगर्दी का जो सामना करना है, और जो मैं समझती हूँ कि सर्ज हो रही है टेररिज्म में, उससे निपटना वो तो हमारा काम है, वो किसी और का काम नहीं है, खास तौर पे अमेरिका का तो काम नहीं है। हमारे मुल्क में जो होना है वो हमें खुद करना है, और ये है हकीकत कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द जो हैं उनको पनाह मिली हुई है, टीटीपी के वहाँ अड्डे हैं, तो हमें जरूरत इस चीज की है कि हम बाहमी लेवल पे बायलैटरली अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से ये अश्योरेंस लें कि वो उस पर क्रैक डाउन करने के लिए तैयार हैं, जो कि आज तक उन्होंने नहीं किया। तो एक तो पहलू ये है जो कि एक्सटर्नल पहलू है। जो इंटरनल पहलू है इस सारी दहशतगर्दी के चैलेंज का, वो तो हमारी अपनी काउंटर टेररिज्म पॉलिसी से ताल्लुक रखता है ना, और उसको हमें सिर्फ उसमें तसलसल लाना है, उसको इफेक्टिव बनाना है, और मैं समझती हूँ कि हमें लोगों का इत्मीनान जीतना है उन इलाकों में जहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, बिकॉज कम्युनिटी की सपोर्ट के बगैर कहीं दहशतगर्दी से कामयाबी से निपटा नहीं जा सकता। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि यूएस और कनाडा के दरमियान बड़ी टेंशन हो गई है, और ट्रूडो ने कहा है कि यूएस हैज लॉन्च्ड ट्रेड वॉर अगेंस्ट कनाडा, और भी बड़ा बोल्ड उन्होंने कहा कि यू आर अ स्मार्ट गाय बट दिस इज अ वेरी डम थिंग टू डू। तो और नए टैरिफ्स भी उन्होंने लगा दिए हैं 25%। ये क्या टेंशन एकदम क्रिएट हो गई ट्रंप के आते ही? देखिए, ट्रंप की तो बहुत पहले से उसने ये कहा था कि वो अपनी पॉलिसी का बहुत ही अहम हिस्सा उसका होगा कि वो टैरिफ लगाएगा उन मुल्कों पे जिन मुल्कों के साथ अमेरिका का ट्रेड सरप्लस, यानी कि उन मुल्कों का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, अमेरिका का डेफिसिट है। अच्छा। उसी हवाले से उन्होंने
ना सिर्फ कनाडा पे लगाया है मगर मेक्सिको पे भी लगाया है और चीन पे भी लगाया है। तो यू थिंक इट्स फेयर कि ये सही है, ये यूएस के इंटरेस्ट में जाता है? पे भी वो लगाना चाह रहे हैं और मुल्कों पे भी जिनके साथ उनके ट्रेड डेफिसिट है। अब ये कि जाहिर है इससे तनाव तो बढ़ेगा। बिल्कुल। अमेरिका और कनाडा के दरमियान और अमेरिका और चीन के दरमियान वो ज्यादा अहम चीज है। जो दुनिया पे इम्पैक्ट करती है वो कनाडा और अमेरिका की रिलेशनशिप नहीं, वो अमेरिका पे इम्पैक्ट करती है, अमेरिका पे। जो दुनिया पे इम्पैक्ट होता है वो होता है चीन और अमेरिका के ताल्लुकात। और उसमें हमने देखा है कि चीन ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि वो भी, बल्कि अनाउंस नहीं किया, उन्होंने कुछ एक्शन लिए हैं कि रेसिप्रोकल, कि वो भी काउंटर करेंगे इन टैरिफ से। और उन्होंने भी कुछ फार्म प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाए हैं जो कि अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स हैं। तो इससे तो लगता ये है कि वैसे तो ट्रम्प कहता है कि मैं जंगों के खिलाफ हूँ, लेकिन जहाँ तक तजारती जंग का ताल्लुक है वो तो उसमें इजाफा कर रहा है, बल्कि उसको शुरू किया है। अच्छा, एक और चीज बताइएगा डॉक्टर साहब, जब यूएस कनाडा की बात हो रही है, इससे पहले कि हम दोबारा से पाकिस्तान और इस खित्ते के तनाजुर में बात करें, ये जो एक मुलाकात ज़ेलेंस्की की हुई, मतलब ये एक बड़ी अजीब, वन ऑफ इट्स काइंड ऐसी मुलाकात थी जो कभी डिप्लोमेटिक टर्म्स जो होती हैं उसके मुताबिकत उस पर नहीं रखती थी। बहुत से लोगों ने इस पर तनकीद भी की, जिस तरह डिक्टेट किया ट्रंप ने। तो इसको कैसे आपने एनालाइज किया? ऐसा कभी देखा आपने अपने करियर में? देखें, इस तरह से एक्सचेंजेस होती हैं, हॉट एक्सचेंजेस होती हैं मुज़ाकरात में, लेकिन इस तरह से टीवी कैमरास के सामने नहीं होती। और ना ही इतना पब्लिकली एक हेड ऑफ स्टेट एक और हेड ऑफ स्टेट को इस तरह से इतनी बुरी तरीके से और इतनी बदतमीजी से पेश आता है। तो यस, बिहाइंड क्लोज डोर्स तो होते रहते हैं इस तरह की चीजें, वो तो मैं समझती हूँ कि इतनी अनकॉमन नहीं है। लेकिन ये वाकई बहुत ही इससे ताज्जुब हुआ जिस तरह से, मगर ट्रम्प की फिर पर्सनैलिटी भी ऐसी है, ही इज अ शोमैन, ही इज नॉट सो मच अ स्टेट्समैन बट ही इज अ शोमैन। तो उसको तो शौक है कि अपने पब्लिक के सामने वो दिखाए कि वो कितना इफेक्टिवली स्ट्रांगली डील कर रहा है एक और मुल्क के लीडर के साथ। एक और चीज बताइएगा, अभी दोबारा से पाकिस्तान की तनाजुर में हम बात करते हैं। अभी जो विल्सन का आप बेहतर आपने पढ़ा भी होगा, ये देखा भी होगा, रुकने कांग्रेस है, रिपब्लिकन रहनुमा है, उन्होंने ये कहा कि वो एक एक्ट तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी के हालात हैं, या बानी पीटीआई को लेकर उन्होंने कहा कि जिन्होंने उन पर ये चार्ज फ्रेम किया और सारी चीजें, उन पर पाबंदी लगेगी। और फिर जो विल्सन की मुलाकात भी पाकिस्तानी वजीर दाखिला से हुई थी। तो इस तनाजुर में क्या समझती हैं आप, ये कोई इम्पैक्ट डाल पाएगा पाकिस्तानी सियासत पर? देखिए, ये तो होता रहता है, वहाँ पर कांग्रेसमैन मुख्तलिफ इश्यूज पे बोलते रहते हैं। मैं नहीं समझती इससे पाकिस्तान पे कोई असर पड़ेगा। एक कांग्रेसमैन, उसमें इतने सारे कांग्रेसमैन होते हैं, किसी का कोई मौक़िफ़ होता है, किसी का कुछ और होता है। तो उन्होंने जो कहा ट्वीट भी किया उन्होंने, लेकिन मैं नहीं समझती कि इससे हमारी अंदरूनी सियासत पे कोई असर पड़ेगा, और ना ही ये इनका काम है कि हमारे अंदरूनी मसले में इस तरह से दखल दें। सही। तो आने वाले दिनों में डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि हमारे यूएस से और ताल्लुकात बेहतर होंगे या हमारे लिए कोई परेशानी हो सकती है? ये बहुत मुश्किल है कहना, इसलिए कि एक इंसिडेंट से तो हम कोई नतीजा नहीं निकाल सकते कि आगे क्या होगा। इससे ये जरूर है कि एटमॉस्फेयर जो है, माहौल जो है ताल्लुकात का, वो बेहतर हो गया है। लेकिन सब्सटेंस में अभी देखना है, इसलिए कि पाकिस्तान ट्रम्प की तरजीहात में शामिल नहीं है। उसकी जो खारजा पॉलिसी की तरजीहात हैं उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। तो अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। वैसे इनको लाने में वहाँ के जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनका कितना हाथ था? उन्होंने इनको वोट किए, वो चाहते थे कि ये आए हुकूमत में। ट्रम्प को कितनी उसकी मुमकिन वजह क्या हो सकती है? वहाँ की जो पब्लिक इतनी बड़ी है नहीं जितनी और कम्युनिटीज हैं, और उनकी इतनी लेवरेज नहीं है। लेकिन उनकी प्रेफरेंस क्या थी कि जी ट्रम्प ही बने प्रेसिडेंट, या वो नहीं चाहते थे? जी, मैंने कहा उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है इनकी वोटिंग में, जो भी कम्युनिटी है जिस साइज की भी, वो क्या चाहते थे? बहुत ही इनसिग्निफिकेंट मैं कहूँगी। अच्छा, बिकॉज हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी है नहीं। दूसरा ये कि वो डिस्पर्स्ड है ना, या तो हो ना कि एक दो स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड हो,
जहाँ पर वोटिंग में फर्क पड़ सकता है, लेकिन ऐसी तो कोई चीज नहीं है और इतनी तादाद ही नहीं है हमारी कम्युनिटी की जो कि आप कह सकें। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो पेशरफ ट्रम्प की तरफ से एक और ये पॉलिसी शिफ्ट हुआ बाइडेन के दौर में, रशिया के साथ कोई ताल्लुकात बेहतर क्या बहुत खराब ताल्लुकात थे, लेकिन ट्रंप के आने के बाद उन्होंने कहा कि पुतिन से तो मेरे वैसे भी ताल्लुकात अच्छे हैं और मैं चाहता हूं कि मजीद बेहतरी आए। तो और हमारे उस दौर में आपको याद होगा पीटीआई के दौर में इमरान खान गए भी, ऐसे मौके पर गए जब वहां वॉर शुरू हो गई थी। तो अब हम पाकिस्तान क्या सोच सकता है, रशिया के साथ कोई इस तरह का ग्रुप, कोई इस तरह का कोई लीग बन सकती है जिसमें चाइना भी हो, फिर अमेरिका का इसमें क्या किरदार होगा, इस कॉन्टेक्स्ट में बताइए आप क्या सोचती है? देखिए, अमेरिका और रूस के दरमियान जो ताल्लुकात है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सही। वो उनके बायलैटरल रिलेशंस हैं। हमारे रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं हाल में, लेकिन आपने देखा है कि माजी में बहुत ही तलफ रहे हैं, तनाव बहुत रहा है। जाहिर है हम दूसरी साइड पे थे जब अफगानिस्तान ऑक्यूपाई किया था रूस ने। हमने 10 साल एक जॉइंट स्ट्रगल की थी अमेरिका के साथ सोवियत रशियन ऑक्यूपेशन के खिलाफ। तो माजी में तो बहुत ही एक आप कह सकते हैं बहुत ही मिक्स्ड रहा है, लेकिन अब हाँ बेहतरी की तरफ गए हैं ताल्लुकात, मगर मुझे नहीं नजर आता कि उन ताल्लुकात में फिलहाल या तजारत के हवाले से या सफारती हवाले से अभी कोई जान नहीं है पाकिस्तान रूस ताल्लुकात में। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था हमारे मुल्क में, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, कि ट्रंप आएंगे क्योंकि उनका जो पॉलिटिक्स का तरीका है वो कुछ बानी पीटीआई की तरह का है, तो जब वो आएंगे तो यहाँ बेहतरी होगी, पीटीआई को रिलीफ मिलेगा। आप क्या ऐसा आने वाले वक्त में होता देख रही हैं या नहीं, इसके कोई चांसेस नहीं? जी मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगी, बिकॉज मैं समझती हूँ कि ये तो पीटीआई वालों से पूछे कि वो क्यों समझते हैं ये। अच्छा, नहीं अपने तजर्बे की बुनियाद पे क्या ऐसा होता है, हो सकता है कि किसी जमात की कोई सुपर पावर इस तरह कोई डिक्टेट करे आपको, मतलब कोई मुमकिनात में से है पॉसिबिलिटी? ये आपका सवाल इतना स्पेकुलेटिव है कि इस पे जवाब देना मेरे लिए तो कम से कम नामुमकिन है। नहीं सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, रमजान मुबारक, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा, साबिक सफारतकार, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, आपने हमें वक्त दिया, ये आपका। जी नादिया, तो ये है सूरत हाल। बिल्कुल, ये बस जो कनाडा वाली मैं बात बताऊं कि कुछ अर्सा पहले ट्रूडो की वहाँ पॉपुलैरिटी गिरी थी स्टूडेंट्स में, लोगों में, और ये जो उन्होंने अब स्टांस लिया है, ट्रेड वॉर है कहा, और इतने हार्श वर्ड्स यूज भी किए हैं, सख्त वर्ड्स यूज किए, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है और स्टूडेंट्स वगैरह सब कम्युनिटी बड़ी साथ हो गई कि नहीं बिल्कुल सही किया है। और ट्रंप कह रहे हैं कि जंगों का खात्मा करेंगे, लेकिन जो उसका उनका वो तो समझ आ रहा है कि जैसे बहुत एग्रेसिव है वो। हाँ, व्हाई इज ही सो एग्रेसिव कि आते ही, मतलब मैं तो कहती कुछ महीने तो जरा थोड़ा बंदा रिलैक्स ही होता है, ये आते ही जो इन्होंने ऐसे अनाउंसमेंट्स किए हैं, ऐसे एक्शंस ले रहे, लग रहा है कि डिसाइडेड था कि इन्हें करना ही है, और शायद इसीलिए लाए गए हैं, आए हैं कि ताकि ये चीजें हैं जो उन्होंने करवा के ही रहनी है दुनिया का, अल्लाह खैर करे, लेकिन हाल थोड़ा सा बदलेगा एज फार एज एटलीस्ट ट्रेड इज कंसर्न। देखिए वो दुनिया भर में कोई इस तरह की जैसे नेशनलिस्टिक अप्रोच जो है, अब पॉपुलर जो लीडर्स हैं वो यही बात कर रहे हैं कि वो अपनी कौम की बात करते हैं, जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनकी बात करते हैं, ऑल इंक्लूसिव की बात अब नहीं हो रही है। अब अनफॉर्चुनेट है ये कि दुनिया बदलती जा रही है, वर्ल्ड ऑर्डर बदलता जा रहा है, चीजों की कमी होती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो उनका फोकस अब यह है कि जो हमारे मुल्क में लोग रहते हैं, जो नेशनल्स हैं, उनकी बेहतरी की ज्यादा बात की जाए। तो खैर एक ये लंबी डिबेट है, इस पर हम आने वाले वक्त में जरूर बात करते रहेंगे, लेकिन एक ब्रेक हमने लेना है, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो वो जो आपने बात की थी ड्रग्स की और ये जो तशवीश कराची में दौड़ गई है इस केस को लेकर, तो उस केस की हम बात करेंगे, उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या केस के बारे में बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। मिलते हैं, देखते रहिए जहाने रमजान ओनली ऑन 365 न्यूज। जी, जहाने रमजान में एक बार फिर खुशामदीद आपको कहते हैं ब्रेक के बाद, और अब हम बात करेंगे उस केस की, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, जिस पर हम बहुत अपने शो पर बात करते ही है, जो पेशरफ्त हो रही है तहकीकात में उसकी बात करते हैं, लेकिन बड़े सवालात मुआशरे से मुताल्लिक इस केस ने खड़े कर दिए हैं। बेशक, क्या सबसे ज्यादा तो ये कि हमारे मुल्क में, वैसे और भी ममालिक में, लेकिन यहाँ मंशियात का इतना आम इस्तेमाल, तो मुझसे कोई पूछ भी रहा था कि ये बच्चे कैसे इसकी सेल में मुलव्वस हैं, कि जी इनके पास कहाँ से ड्रग कार्टेल्स वाले जो हैं उनसे कनेक्टेड हैं, उनसे ड्रग्स ले रहे हैं, बेच रहे हैं। तो मैंने एक वजह ये भी मुझे पता चली कि क्या होता है कि जब आप खुद ड्रग यूजर हैं, अब आपको पैसे कहाँ से आप लाएं, पैसे चाहिए। अब हर बच्चा तो ये गटर के ढक्कन बेच के तो नहीं अपने लिए पैसे बनाएगा ना, जो हम दूसरे करते थे, हम इनको कहते थे नशई हैं, ये देखो कुछ भी कर लेते हैं। तो ये बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि इनको कंटिन्यू ड्रग्स करनी है तो वो खुद डीलर बन जाते हैं,
तो जो सप्लायर उनको कहता है अच्छा ठीक है तुम पैसे ना दो, फ्री फॉर यू, तुम सिर्फ अपने दोस्तों में ये ड्रग्स पहुंचाओ, उनको आदी बनाओ। फिर वो थोड़ा सा शुरू में फ्री ड्रग्स देते हैं लड़कियों को और फिर वो आदी बन जाते हैं, फिर वो पैसे लाते हैं, फिर वो डीलर्स बन जाते हैं। इतनी विशियस साइकिल है ये। बिल्कुल। और ये सबसे खौफनाक बात है कि ये नॉर्मलाइज थी, बड़ी नॉर्मल थी। हमने कभी सुना कोई पकड़े गए बच्चे, और ये इलीट हैं आपके बच्चे हैं, कोई बात नहीं कर लेते, ये ऐसी और नॉर्मल मिडिल बात क्लास के नहीं है। बच्चे भी हैं। बिल्कुल बहुत ऐसे। खौफनाक बात है क्योंकि कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे लग रहा है कि अब ये पकड़ में आएंगे। बिल्कुल विशियस साइकिल, आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि देखिए ये जराइम की का वो सिलसिला है जो ड्रग्स से शुरू होता है और फिर आप देखें मर्डर तक पहुंचता है। यानी एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया। अब उसकी इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी, ये तो जाहिर है तहकीकाती एजेंसीज तहकीकात कर रही है कि मुस्तफा की इन्वॉल्वमेंट क्या थी, इसमें नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से उसको मारा गया है, हब चौकी ले जाकर गाड़ी को आग लगाई गई, फिर वो ये भी बताया गया, ये भी तफ्तीश में सामने आया कि टॉस करता था अरमगान कि अगर हेड आ गया तो फिर टेल आ गया। तकलीफ की बात देखो कि एक तो है कि जी कोई डिस्प्यूट हुआ, गलती से गोली चल गई, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो इतने आराम से कत्ल किया गया, उसको एंजॉय किया गया, कितना हाउस और आप देखिए घर पे जब पुलिस ने रेड किया तो 4 घंटे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है पुलिस के साथ। कौन है बंदा, वेपन्स कहां से आ गए, ये कैसा इंसान ये कर सकता है? बिल्कुल ऐसे। तो इसी पर हम बात करेंगे कि इस केस में तफ्तीश कहां तक पहुंची है, तहकीकात कहां तक पहुंची है। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील ने ज्वाइन किया। फैसल बहुत शुक्रिया वक्त दिया। जी नादिया जी सर, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज बताइएगा इन्वेस्टिगेशन अभी कहां तक पहुंची, क्योंकि हर रोज स्टेटस बदल रहा है, घंटों में चीजें जो है नई चीजें सामने आ रही हैं। अब तक की क्या रिपोर्ट है? जी बिल्कुल, इस अरमगान केस में जो है वो वक्त के साथ साथ जो है केस तब्दील होता जा रहा है और कई बड़े नाम और किरदार जो है वो सामने आए हैं, जिसमें मारूफ अदाकार के साहबजादे का भी किरदार सामने आया है। इसके अलावा मजीद जो है वो एक सियासतदान का किरदार भी जो है वो सामने आया है और दीगर चीजें खुल रही हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अरमगान जो है वो एक ऐसा किरदार बन गया है जिस पे तफ्तीशकार हैरान है। इससे FIA ने तफ्तीश की है, तफ्तीशकारों ने जाके मुलाकात की है, तो ये आए बाएं शाएं जो है वो मुख्तलिफ झूठ बोल रहा था और फिर इन्होंने जो है वो अब एक मशीन मंगाई है जो कि लगाई जाती है, जिससे चेक किया जाता है कि ये शख्स जो है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो वो जी हाँ, तो उससे जो है वो पता चलाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, इसके पास से जो हथियार जदीद मिले उसके हवाले से मजीद जो है वो तहकीकात की जा रही है कि ये हथियार आए कैसे। जो इसके पास गैर मुल्की जदीद हथियार जिनकी मालियत करोड़ों रुपए में है, स्नाइपर्स हैं, वो गन आई क्यों, कैसे आई और ये किस इस्तेमाल में थी। अच्छा, कोई लाइसेंस थे इसके पास इन वेपन्स? जी नहीं, कोई लाइसेंस नहीं थे, ये सब गैर कानूनी थी और ये जो है वो इसने करोड़ों रुपए की खरीदी थी और इसका ये शौक था अरमगान का, जदीद हथियार खरीदना, शेर पालना और गाड़ियां जो है वो लग्जरी लेना। अब FIA जो गुज़िश्ता रोज इसके घर पे पहुंची है, वहां से जो है वो कुछ 14 के करीब लैपटॉप FIA भी पहुंची। और फैसल आपको याद होगा इससे पहले जब आप आए थे शो पर हम यही बात कर रहे थे कि FIA अभी तक क्यों नहीं इसमें आई। तो खैर चले, दुरुस्त आया। असल में पिंडोरा बॉक्स खुल गया, ये तो खुलती ही जा रही है, नई बातें सामने नादिया, हमें अनिल हैदर साहब SSP AVCC ने भी ज्वाइन किया। अनिल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फैसल हमारे साथ ही रहिए आप। अनिल साहब बताइए, ये तहकीकात में FIA भी अब आ गया है और ANF को भी मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश और तहकीकात से मुतालिक कहा गया है। कहां तक पहुंची है इन्वेस्टिगेशन आपकी, क्या कुछ सामने आया अभी तक? जी, इसमें जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है वो जो AVCC कर रहे हैं, AVCC करते हैं क्योंकि AVCC दादे अगवा बराए तावान का सेल है। तो हम इसको एक किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस है, डेट इंक्लूडिंग होमिसाइड, इसके एंगल से हम तफ्तीश कर रहे हैं। इसके साथ जो इसके मुख्तलिफ पहलू, जो दूसरी जो इसके पहलू सामने आए हैं केस में, जिस तरह ये इनके घर पे जब रेड हुई थी तो वहाँ से ऐसी चीजों का मौजूदगी होने जिसके ऊपर FIA की कॉग्निजेंस बनती है, तो उनको हमने लेटर लिखा था FIA को कि जो चीजें रिकवर हुई हैं वो किसी डिजिटल स्कैमिंग के हवाले से कोई हमें शुबह है, सस्पेक्ट है कि इस तरह की वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। तो FIA को हमने एक लेटर लिख के रिक्वेस्ट किया कि वो इसको इस हवाले से प्रूव करें। बाकी कुछ चीजें इंपोर्टेड वेपन्स वगैरह मिले थे जिस पे हमने CTD को रिक्वेस्ट की थी डिपार्टमेंट को कि CTD इसको फर्दर प्रूव करके इन्वेस्टिगेट करे। इसके साथ नारकोटिक्स का एक कनेक्शन था क्योंकि ये ऑलरेडी जो प्रीवियस इनकी हिस्ट्री थी वहाँ जो है वो नारकोटिक्स सेलिंग की भी थी। तो उसमें हमने फिर ANF को हम
रिक्वेस्ट उनको फॉरवर्ड की कि वो इसको इस हवाले से करें, जिसमें एक CIA का अपना SIU भी एक यूनिट है जो इसको ड्रग के हवाले से। नहीं, और बहुत आम हो गया, पहले तो वीट पे बात थी, अब तो बड़ी स्ट्रॉन्ग हार्ड आपकी जो है ड्रग्स हैं, लैब ड्रग्स हैं जो सामने आ रहे हैं, हेरोइन है, कोकीन, LSD, एक्सटेसी, आइस, क्या नहीं, जंगल बॉय आम है। ये जंगल बॉय क्या है? ये नई चीज है, बिल्कुल ये नई चीज। फैसल ये जो ड्रग्स भी इसमें आ रही है, जैसे अनिल साहब ने भी कहा, तो मुख्तलिफ ड्रग्स इस्तेमाल हो रही थी और कितना ये करोड़ों का, यानी अगर पैसों में बात की जाए तो करोड़ों रुपए यानी रोजाना की बुनियाद पर या माहाना ये कमाए जा रहे थे इसमें। जी बिल्कुल, ये माहाना कमाए जा रहे थे। अब मैं आपको बताऊं कि इस केस से कितनी एजेंसियां जो है वो इन्वॉल्व हो गई हैं, जो तहकीकात कर रही हैं। आपको जैसे कि अनिल साहब ने बताया कि ANF जो है वो नार्कोटिक्स पे कर रही है, CTT जदीद हथियार जो मिले हैं इससे उस पे कर रही है, SIU ड्रग पे कर रही है, और इसके अलावा ABCC अगवा बराए तावान और दीगर केसेस पे कर रही है, और FIA मनी लॉन्ड्रिंग और जो ये सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे थे उसके मुतालिक कर रही है। तो ये मुख्तलिफ एजेंसीज अपने तौर पर तहकीकात कर रही हैं, और इन एजेंसीज की तहकीकात में जो है वो हर दिन नए पहलू सामने आ रहे हैं, जो इंकिशाफात हो रहे हैं कि किस तरीके से। आपको पता है इसका एक किरदार जो शाहिर हसन पकड़ा गया है, उसने ये बताया कि वो एक महीने में 90 से 95 लाख रुपए ये कमाता था, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का ये बिजनेस करता था एक महीने के अंदर। उसने बताया कि 2700 ग्राम वीट जो है वो ये उसके क्लाइंट से मुख्तलिफ 12 के क्लाइंट के नाम दिए हैं। वो क्लाइंट भी कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, वो भी बड़े लोग हैं। उनके नाम इस वक्त जो है वो शिकायत में रख दिए गए हैं ताकि तफ्तीश जो है वो। अनिल साहब, अब इतनी एजेंसीज इसमें काम कर रही हैं, तो ये एजेंसीज का मतलब कोई तहकीकात का नतीजा भी निकलेगा? और ये जो मर्डर केस है खास तौर पे मुस्तफा की जो वालिदा हैं उसका क्या होगा? वो आपको नजर आता है कितना टाइम लगेगा फैसला आने में? क्योंकि माजी में अफसोस की बात है, हमारे से बहुत बुरे मर्डर्स जो हैं वो खिंचते ही चले गए और वहीं के वहीं खून बहा पे मामला चला जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ तो कोई माफ करने वाली मुझे कोई सिचुएशन नजर ही नहीं आती। लेकिन आप बताएं कि कितना वक्त आपको लगता है कि मुलजिम जो मुजरिम करार हो जाता है उसको सजा नहीं होती, फिर जो है वो बार्गेनिंग हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। अनिल साहब आप बताइएगा। जी अनिल साहब आप बताइए, ये जो अभी नादिया ने सवाल किया कि कितना वक्त लगेगा आपको लगता है फैसला होने में? फिर भी क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर केस है, ओपन, यानी बिल्कुल तो यहाँ उसने फायरिंग भी की, सारे सबूत मौजूद हैं, 7 गवाह मौजूद है, अब क्या रह गया? देखिए, इसमें जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, वो पूरा फॉलो किया जाता है। उसका एक प्रोसीजर है जो कोर्ट का डिफाइन है। इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है जो कंप्लीट किया जाता है। उसमें वो इसीलिए SOPs बनी हुई है कि किसी किस्म की भी जो डाउट्स हैं वो रिमूव किए जाएं। कोई भी जो ऐसा जो क्रिमिनल कोई एक्ट हुआ है उसको बस एक चीज क्लियर कर दीजिएगा अगर आप कर सकते हैं। इसमें स्टेट कंप्लेनेंट है, तो अगर ये मामला उस तरफ जाता है, कोई सेटलमेंट की तरफ जाता है, तो आप समझते हैं कि मुल्जिम बच पाएगा या फिर स्टेट इसको आगे परस्यू करेगी केस को? देखिए, ये सारी चीजें जितने भी ये कि बाकी हर केस का अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है। अगर हम इसमें उन केसेस का कॉन्टेक्स्ट देंगे जो एक्सीडेंटल हैं, कोई एक्सीडेंटल चीजें हुई हैं, इस तरह के रेफरेंसेस दे के इस केस को देखेंगे तो मेरे ख्याल में ये इस केस के साथ जस्टिफाई नहीं होगा। इसमें एक प्राइवेट कंप्लेनेंट है जिनकी उनके साथ अपनी जो डिजीज है उनके साथ अटैचमेंट्स हैं, सेंटीमेंट्स हैं। बाकी फर्दर देखें आगे एक ऑप्शन जो है वो कानूनी तौर पे बिल्कुल इसमें एक मौजूद है, लेकिन जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है या जो करंट पोजीशन है वो अभी फिलहाल हमें उस चीज पे सोचने पे उस तरफ नहीं लेके जा रही। हमारे इसके साथ लिंक केसेस भी मौजूद हैं, हमारे अपने पुलिस के जो केसेस हैं, एनकाउंटर की FIR में, तो इसमें असले के केस हैं। तो उसमें जो प्रिंसिपल केस है, जो मेन केस है, जो मुस्तफा आमिर से जो बच्चे से रिलेटेड है, वो तो उनके डेफिनेटली उनके पेरेंट्स उसको उसी के कंप्लेनेंट है, लेकिन बाकी सारे केसेस में स्टेट उनको परसू भी करेगी और देखेगी बिल्कुल। और जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेंगी हम भी अपने प्लेटफॉर्म से अपडेट करते रहेंगे। SSP AVCC अनिल हैदर साहब आपने वक्त दिया हमें, और ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील ने भी हमें अपडेट किया। मुस्तफा आमिर की मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि यू आर नॉट अलोन, वी आर विद यू। हर कोई आपके साथ है और इंशाल्लाह इंसाफ होगा। आपको पता है ज़ुहैब, ऐसी थलथली बच्चों में इस वक्त मची हुई है। नंबर्स डिलीट करो, ब्लॉक कर दो, फोन छुपा दो, मैं तुमसे नहीं मिला था। अभी हर बच्चा डरा हुआ है और ये बहुत जरूरी है
कि ये कब इसके कि इस तरह इस दहेज पे मामला चले जाए, पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों पर नजर रखें कि उनकी एक्टिविटीज क्या हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, फोन चेक करें उनके, बाकी उनकी, और वो ड्राइवर से भी मिले होते हैं, कहाँ गए, कहाँ ड्रॉप किया, किससे मिले, नहीं वो बताते। तो अब ये हाई टाइम है कि हम अपने बच्चों को जो है ना सही तरह चेक करें और उनको बताएं कि क्या इसका अंजाम हो सकता है। जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम विमेन राइट्स की कुछ बात करेंगे हमारे साथ। औरत मार्च को ऑर्गेनाइज करने के लिए अभी हुकूमत को लेटर लिखा हुआ है और अभी तक एनओसी जारी करने की हिदायत की गई है, लेकिन अभी तक एनओसी कि वो इस्लामाबाद में मार्च हो। जी, तो एनओसी अभी तक मिला नहीं है। तो जी, हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है फरजाना बारी साहबा ने, जो कि मारूफ समाजी कारकुन है। बहुत शुक्रिया फरजाना साहब, आपने वक्त दिया। जी फरजाना जी, रमजान मुबारक। आप, ये सवाल है आपसे कि इतनी एग्रेशन क्यों नज़र आती है औरत मार्च में, चाहे वो उनके सवाल हों, जब भी हम वीडियो क्लिप्स देखते हैं या कुछ पोस्टर्स जो उठाए हुए होते हैं, कुछ तो बिल्कुल फेक होते हैं, लेकिन कुछ में एक लड़ाई, एक एग्रेशन है। ये किसके लिए झगड़ा है, किससे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एग्रेशन का सच एलिमेंट होता है, लेकिन जाहिर है कि जो औरतों के मिसाइल हैं, मिसाल के तौर पर ख्याल दें कि जिन नारों के ऊपर कहा जाता है जी एग्रेसिव है, कि अगर कोई औरत कहती है कि अपना खाना कर लो, तो उसको क्या कि अगर एक औरत भी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल और बच्चियां भी काम कर रही हैं, काम करती हैं, तो अगर दोनों मिलजुल के घर के काम कर ले तो हर्ज नहीं है। अभी तो फिर ये स्लोगन, देखिए यही बात है, ये स्लोगन ये भी हो सकता है जी। अगर ये स्लोगन होता है कि चलो मिल के खाना गर्म करते हैं। नहीं, देखिए क्यों ये स्लोगन, आपको इस स्लोगन से ये जो एंजाइटी है ये क्यों होती है कि अगर ये कह दिया जाए कि आप अपना खाना खुद गर्म कर लें, क्योंकि ये और नहीं है ना कि उसकी खाना गर्म करना है, तो समझने की जरूरत है। आज पाकिस्तान में जो नौजवान लड़कियां हैं वो अपने रिश्तों में ठीक है, क्योंकि वो भी अपने घरों को का जो माशी बोझ है वो भी उठा रही हैं, वो भी काम करती हैं, जॉब्स करती हैं, घर के अखराजात उठाती हैं, तो घरेलू काम में भी वो ये तालबा अगर वो करती हैं कि घर का काम भी जो है वो उसमें भी मर्द, तो इसको एग्रेशन नहीं समझना चाहिए। अच्छा फरजाना जी, स्पेसिफिकली अगर औरत मार्च की बात करें कि ये एग्रेशन है। देखिए, मकसद अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, खवातीन को बाइख्तियार बनाना, उनको इज्जत और एहतराम, उनके हुकूक देना, यही जरूरी है, मुआशरा इसी तरह फ्लरिश करता है। लेकिन फरजा, आप ये समझती है कि जो तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया औरत मार्च की तरफ से, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, उसको थोड़ी बहुत उसमें फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत है, ताकि लोगों तक एक अच्छा ऐसे मैसेज पहुंचे कि लोग उसको रिपल्स ना करें। जी देखिए, बात तो ये है कि औरत मार्च में क्या है, औरत मार्च 8 तारीख को जो औरतों का आलमी दिन है, उस दिन औरतें निकलती हैं, और वो तमाम औरतें निकलती हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ तबका हाई फिकर से है। वर्किंग क्लास की भी औरत होती है, मिडिल क्लास की भी औरत होती है, अपर तबके की भी औरत है, हर तरह की औरतें पूरे पाकिस्तान में वो निकलती हैं, और वो एक ओपन स्पेस होती है जिसको लगता है लोग अपने 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 जो प्ले कार्ड लेकर आते हैं। अगर किसी औरत को ये लगता है कि उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि माहौल उसका सबसे बड़ा मसला, तो वो माहौल से मुताबिक अपना कोई प्ले कार्ड लेती है। किसी को ये लगता है कि घर में जो उसको उसकी मर्जी से उसको शादी नहीं करने दी जा रही, वो उसका मसला है, वो अपना कार्ड उठा के लाती है। ये एक ऐसी स्पेस 8 मार्च को हम क्रिएट करते हैं कि जहां हर इंसान जो उसको लगता है कि उसकी जिंदगी में वो मसला सबसे अहम है, वो उसके ऊपर अपना प्ले कार्ड ला के वहां ला सकते हैं। हम पुलिसिंग नहीं करते, हम किसी को ये नहीं कहते कि आप ये नारा लगा सकते हैं, ये नहीं लगा सकते, ये कार्ड उठा सकते हैं, ये नहीं उठा सकते। लेकिन जहां तक औरत मार्च का ताल्लुक है, औरत मार्च जो है वो बुनियादी तौर पे उसका जो है मौकफ ये है कि औरतें और मर्द और ट्रांसजेंडर वो बराबर के इंसान हैं, उनको बराबर का इंसान समझा जाए, और उनको एक बाख्तियार इंसान बनाने के लिए जो लवाजमात होते हैं, अच्छी एजुकेशन, हुनर, माशी तौर पे खुद मुख्तार होना, और उसके साथ हर तरह का तहफ़्फ़ुज़, काम की जगहों पे उनको हरासा ना किया जाए, घरों में उनके ऊपर तशद्दुद ना हो, कल्चर के नाम पे ऑनर किलिंग ना हो, कारोकारी ना हो, वनी की रस्मों को खत्म करें। तो औरत मार्च के जो नारे हैं, जो औरत मार्च का जो मौक़िफ़ है, जो उनका हदफ है, वो तमाम पाकिस्तान की औरतों का मुश्तरका तो ये फरजान जी, ये तो जिससे आप बता रही है ना, ये बहुत अच्छी बातें हैं, माहौल चाहते हैं, इसमें तो कोई हर्ज ही नहीं। औरतें बाइज्जत तौर पे
और बाख्तियार तरीके से बेशक, लेकिन फिर क्यों ये मार्च हर साल इतनी कंट्रोवर्शियल हो जाती है और हम ऐसी चीजें देखिए, सुनते हैं, जाहिर है, देखते यानी ये हैं, परसेप्शन मैं आपको बता दूं औरतों क्लियरली को भी दुख होता है, मर्द तो बहुत ही क्लियरली जल परसेप्शन जाते ये है हैं। मर्दों की जो अगर राय की कि जाए हम एक पिदरशाही समाज में जिंदा हैं, एक पेट्रियार्कल सोच डोमिनेट करती है जिसको हमारी रियासत भी प्रमोट करती है। नहीं फरजाना जी, इसमें और एक बहुत चीज हद है, तक हम मीडिया